नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा बना हुआ है महाराष्ट्र में ओबीसी और मराठा समाज का। जहाँ मराठा समाज और ओबीसी के बीच में इसमें जंग छिड़ती हुई दिख रही है। जुबानी जंग हम कह सकते हैं। मनोज जरांगे पाटिल जो मराठा आरक्षण चेहरा बने हुए थे, बड़े आंदोलन किए और उन्होंने जो है मराठा समाज को आरक्षण दिलाने के लिए काफी प्रयत्न किया और सरकार ने उनके आंदोलन को मान्य करते हुए 10% का आरक्षण बिल भी पास कर दिया। लेकिन यह मुद्दा अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। ये पूरा मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है और इसमें जो है नए नए जो है कुछ न कुछ मुद्दे सामने आ रहे हैं। अब जो है एक आंदोलन के दौरान एक युवक जो योगेश सावंत है, उसने जो है देवेंद्र फडणवीस जो होम मिनिस्टर हैं और बीजेपी के कद्दावर नेता महाराष्ट्र के, उनको जो है ऊपर धमकी देते हुए पूरे ब्राह्मण समाज को 3 मिनट में खत्म करने की धमकी दी। हालांकि उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इससे ब्राह्मण समाज जो है काफी नाराज है और इसको लेकर जो है काफी राजनीतिक विवाद भी शुरू हो चुका है। अधिवेशन में भी मामला उठा संसद विधानसभा में और फिलहाल जो है उसको आरोपी को पकड़ लिया गया है। इसी विषय पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ में है शैलेश मिश्रा जी, जो महाराष्ट्र प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं उत्तर भारतीय मोर्चा के। हम इनसे जानेंगे कि जो यह विवादित बयान है खासकर ब्राह्मण समाज के लिए, क्या उसमें राजनीतिक विवाद क्यों इतना हो रहा है और इसके मायने क्या है? क्या ब्राह्मण समाज कोई उपेक्षा का शिकार है यहाँ पर? क्या लगता है शैलेश जी आपको कि जो इस तरह से जो बातें आती हैं, हर कोई जो भी आता है बोलता है ब्राह्मण समाज है, ब्राह्मण समाज को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है, ब्राह्मण समाज को और कुछ नहीं करने देना। आखिर ब्राह्मण समाज क्या है? क्या कोई अछूत है? जय श्री राम। श्याम भैया, सबसे पहले मैं आपको जी महाराष्ट्र के राजनीतिक, सामाजिक और एक वैचारिक इतिहास की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ पे ब्राह्मणों की संख्या बहुत कम है जी। मेरे ख्याल से 3% के तक है। लेकिन देवेंद्र जी को आप ब्राह्मणों की, सिर्फ ब्राह्मणों का नेता नहीं मान सकते हैं। वो आज पूरे भारत के राष्ट्रीय नेता हैं और राष्ट्र को और महाराष्ट्र की राजनीति को दिशा देने के लिए एक समर्थ, सजग और समर्पित नेतृत्व है जी। महाराष्ट्र के इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करते हुए मैं कहता हूं कि उनके समय पे, उनके समकालीन भी जो वैचारिक नेतृत्व था, यह मुख्य तौर पे ब्राह्मण और मराठा लोगों के पास ही था जी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब अपने राज्याभिषेक का निर्णय लिया, तब उन्होंने यहाँ के जितने भी जातियां हैं उनको सबको मिला के अपना एक राज्य स्थापन करने का सपना देखा, संकल्प लिया और उसको पूरा किया। कहा जाता है कि उस समय पे यहाँ के लोगों ने, जो ब्राह्मण लोग हैं, उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने 2/3 भारत के ऊपर राज्य करके अपना नेतृत्व कौशल, मैनेजमेंट उन्होंने सिद्ध किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद में बाजीराव पेशवा एक ऐसे नेता थे जिन्होंने 45-46 युद्ध लड़ा, लेकिन एक भी युद्ध हारे नहीं हो। पानीपत की लड़ाई में हार होने के बाद में एक तरीके से पूरी राजनीतिक परिदृश्य से ये दोनों समाज, मराठा और ब्राह्मण समाज, महाराष्ट्र की राजनीति से धीरे धीरे धूमिल होते गए। वो समय था जब शाहू फुले अंबेडकर ने उनके नेतृत्व गुण से पूरे समाज को संगठित किया। ऐसा भी कहा जा सकता है कि जो अब्राह्मण थे, ऐसे लोगों को संगठित करके, जो हिंदू धर्म में कुरीतियां थी उनका निवारण करके, महिलाओं को शिक्षण देने के लिए प्रेरित करके, सती प्रथा बंद करके। हालांकि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उस समय पे जो ब्राह्मण नेतृत्व था, उस समय पे लोकमान्य तिलक जैसे, उन्होंने भी पूरी ताकत से इन कुरीतियों को खत्म करने का पूरा प्रयास किया।
लेकिन जो नरेटिव बना तो वो ऐसे ही बना कि शाहू फुले अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म की कुरीतियों को रेखांकित करके बाकी पिछड़े समाज को एकत्रित करके एक क्रांति लाई। मानता हूं इन सब प्रक्रिया में पहले ब्राह्मण महाराष्ट्र की मराठा के बीच में द्वंद्व, उसके बाद में ब्राह्मण और जो अपने उपेक्षित जातियां थी उनके बीच में द्वंद्व, ये सारे इस समीकरण का फायदा उठाया। पहले मुगलों ने उठाया, उसके बाद में अंग्रेजों ने उठाया। यहां तक कि स्वतंत्रता की लड़ाई में महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। लेकिन पिछले 70 साल में इन सभी योगदान को भुलाने का पूरा प्रयास किया गया है और ब्राह्मणों को मराठाओं से लड़ाने का प्रयास किया गया है, वंचितों को, उपेक्षितों को ब्राह्मणों से लड़ाने का प्रयास किया गया है। हर तरीके से ब्राह्मणों को एक गलत तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। उस समय के इतिहासकारों ने भी और उस समय के सरकार ने भी जी पूरी तरीके से, जिसको डिविलाइजेशन बोलते हैं, पूरे ब्राह्मण समाज को, खासतौर पे गांधी हत्या के बाद में पूरे महाराष्ट्र के गांवों में जनसंख्या में कम होने के बावजूद वहां के जमीन पे, वहां के वैचारिक नेतृत्व पे, सामाजिक नेतृत्व पे, राजनीतिक नेतृत्व पे ब्राह्मणों का बहुत बड़ा वर्चस्व था। लेकिन एक षड्यंत्र के तहत गांधी हत्या के बाद में उनके परिवार के साथ उनके घरों को जला दिया गया, उनके परिवारों के साथ अत्याचार किया गया, उनको गांव छोड़ के भागना पड़ा। जी भाग के वो अपने रोजी रोटी के तलाश में आके शहरों में बस गए। लैंड सीलिंग के नाम पे उनकी सारी जमीन जायदाद कुल कायदा के अंतर्गत सारी चली गई। ये वो समय था जब अधिकतर कुणबी समाज जिसे कहते हैं, खेतीहर जो समाज है, उन लोगों के हाथों में पूरी जमीन आई और वो एक समृद्ध काश्तकार हुए। लेकिन वैचारिक नेतृत्व वो ब्राह्मणों के साथ ही रहा। जमीन जनसंख्या के आधार पर बहुत ही कम होने के बाद ब्राह्मणों के पास और कोई पर्याय नहीं था कि वो राजनीतिक सामाजिक जीवन से अलिप्त हो गए। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से सिर्फ शिक्षा के माध्यम से अपने आप को पुनर्स्थापित करने का पूरा प्रयास किया। ये वही समय था जब हमारे मराठा समाज के लोगों ने जमीन, साकर कारखाना, सहकार और शिक्षा का जो साम्राज्य इतना बड़ा बना, ये वही समय था जी। लेकिन जल्दी ही उनको ये महसूस हुआ कि खाली खेती की जमीन पर प्रभुत्व करके आप संपदा तो बना सकते हैं, लेकिन वैचारिक, बौद्धिक, राजनीतिक, सामाजिक नेतृत्व के लिए आपको शिक्षित होकर अपने आप को, पूरे समाज को एकत्रित करके आगे बढ़ना ही पड़ेगा। आज रिजर्वेशन के चलते सबको न्याय दिलाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से कर रही है। ओबीसी का आंदोलन हो या मराठा आंदोलन हो, इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी, और खास तौर पे मैं हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी का फिर से उल्लेख करूंगा कि हम भाजपा के कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत से इसके लिए लड़ने के लिए कहा गया है। भले हम किसी भी जाति समाज के होंगे, लेकिन ओबीसी को न्याय मिलना चाहिए, मराठा लोगों को न्याय मिलना चाहिए। इसका एक सच्चा समर्पित संकल्प देवेंद्र जी ने लेके उसके लिए पूरा प्रयास किया गया है।
और सफल भी रहे वो। सफल भी रहे। लेकिन जो लोगों ने ब्राह्मण द्वेष की राजनीति की हुई है, मराठाओं का खाली राजनीति किया है, वो लोगों को ये पच नहीं रहा है। और जैसा आपने बताया योगेश सावंत जैसे जो ये बोल रहे हैं, मैं इनको बिल्कुल दोषी नहीं ठहराऊंगा। ये तो उस खेती के फल हैं जो खेती ये नेताओं लोगों ने जातिवाद का राजनीति करके किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और 2 दिन पहले अभी राज ठाकरे जी ने भी बहुत अच्छी तरह से कहा कि महाराष्ट्र में जाति का राजनीति करने वाला एक ही व्यक्ति है। दुर्भाग्य से वो महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन आज लोगों को लड़ा के जिस तरीके से अंग्रेजों ने हमारे ऊपर हुकूमत की, मुगलों ने हमारे वैल्यू सिस्टम, पूरी हमारी मान्यता, पूरे हमारे सामाजिक संरचना को तोड़ने का प्रयास किया गया है। आज भी ये ऐसे ही तत्व हैं। जब मोदी जी के नेतृत्व में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रही है, महाराष्ट्र 1 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनने का प्रयास, 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का प्रयास कर रहा है। इसके अंदर ये लोग सामाजिक ताने बाने को तोड़ के मरोड़ के किसी भी तरीके से उस रथ को, मोदी के उस यशस्वी रथ को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं पूरे समाज से नम्र निवेदन करूंगा कि पूरी ताकत से इस विकास रथ में मोदी जी के साथ जुड़िए और इन जातिवादी तत्वों को नजरअंदाज कीजिए। तो क्या लगता है कि देवेंद्र जी के खिलाफ जिस तरह से जो वक्तव्य हो रहे हैं, जिस तरह से उनको उप मंत्री बना के एक तरह साइड भी किया गया, कहीं ये द्वेष भावना तो नहीं लग रहा है आपको? पार्टी में भी द्वेष भावना दिख रहा है, ऐसा लग रहा है? देखिए, देवेंद्र जी के तो मैं शत शत प्रणाम करूंगा। यहीं से जिस तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र के भलाई के लिए अपनी इच्छा को त्याग दिया, तिलांजलि दे दी। और आज के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के साथ में उतनी ही पूरी ताकत से खड़े हैं। यहां तक कि उनकी तैयारी थी कि अगर वो उनका विधायकी अगर रद्द होता है तो उनको एमएलसी बना के भी उनको मुख्यमंत्री बनाए रखेंगे। बिल्कुल। तो ये उस व्यक्ति का जो कार्यप्रणाली है, जो समर्पण है, अंत्योदय का जो एक भावना है, जो एक संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का, इसको जो भी चरितार्थ करने का प्रयास करेगा तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और देवेंद्र जी के जैसा नेतृत्व तो पूरी तरीके से उनके समर्थन में खड़ा रहने वाला है। तो क्या लगता है शैलेश जी की जो ब्राह्मण द्वेष लोग जो है जिस तरह से वक्तव्य करते आ रहे हैं लगातार, इस योगेश सावंत कोई बड़े, ये तो कुछ भी नहीं समझ लो, जो करवा रहा है ये सब चीज। दुख इस बात का है, योगेश सावंत तो खैर जो भी है वो, लेकिन आज रोहित पवार जी ने, मैं उनके वक्तव्य जब भी सुनता हूँ मुझे तो बहुत सुलझा हुआ नेता उनमें दिखता है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वो समर्थन किया है और उसका ओनरशिप लिया है उसका, योगेश सावंत का, उनके इस वक्तव्य का, मुझे जरूर बहुत आश्चर्य हुआ कि मतलब ये उनकी हताशा, निराशा, उनको और कुछ दिख नहीं रहा है। राजनीतिक भविष्य उनको एकदम अंधकार में दे रहा है और वो उनके विचारों के, उनके पॉलिसीज की वजह से ही हो रहा है। और अब इस हताशा में वो लोग ऐसा समर्थन कर रहे हैं और ये जनता जरूर अपना, अभी लोकसभा का चुनाव आने ही वाला है, उसके अंदर अपना निर्णय देगी। बिल्कुल देगी और देनी भी चाहिए। तो हमारा चर्चा यही था कि आखिर में जो है मराठा समाज और ओबीसी की लड़ाई के बीच में ब्राह्मण समाज के ऊपर द्वेष कहाँ से आ गया, क्यों इतना खफा हो गए कि खासकर देवेंद्र फडणवीस जी को निशाना बनाया जा रहा है और ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है। आखिर में उनका क्या मकसद है और राजनीति मकसद क्या है, ये भी समझने की ज़रूरत है, खासकर उन लोगों के लिए जो इस द्वेष में जुड़े हुए हैं। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।